गुड इवनिंग। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अपभ्रंश शैली का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमारा आज का सेकेंड पार्ट है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो हमने कल के वीडियो में बताया था कि देखिए, जो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की जो शैलियां हैं, तो उसमें देखिए क्या क्या आता है। जो पूर्व मध्यकाल की जो शैली है उसमें पाल शैली आती है। उसमें कौन सी शैली आती है? पूर्व मध्यकाल में देखिए आती है जो शैली, वो है पाल शैली। और देखिए, जो उत्तर मध्यकाल में जो शैली आती है वो कौन सी है? उत्तर मध्यकाल की जो शैली है वो है आपकी अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली, इसका देखिए समय क्या रहा, यानी टाइम पीरियड देखिए 11वीं से 15वीं शताब्दी। कितनी? 11वीं से 15वीं शताब्दी। देखिए क्या होता है, देखिए एग्जाम में उत्तर मध्यकाल, जैसा कि हमने कल बताया था कि एग्जाम में उत्तर मध्यकाल का टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप अलग बताइएगा, और अगर पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप अलग बताएंगे, और अपभ्रंश शैली का टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप अलग बताएंगे, क्योंकि इनके टाइम पीरियड अलग अलग हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर हम देखिए रोशनी डाल लेते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। देखिए, उत्तर मध्यकाल के कला के अन्य नाम, क्या अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसमें है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें भारतीय साहित्य में इस काल को क्या कहा जाता है? प्राकृत भाषाओं की रचना का काल कहा जाता है। देखिए, उत्तर मध्यकाल की और किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय साहित्य में इस काल को प्राकृत भाषाओं की रचना का काल कहा जाता है। क्यों? देखिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्राकृत भाषाओं की बहुत ज्यादा होने की वजह से ये नाम दिया गया। यह देखिए समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो देखिए, इस काल को वीर गाथा काल या चरण काल, क्या वीर गाथा काल या चरण काल या अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। इनके देखिए अन्य नाम भी हैं और भी नामों से ये पुकारा जाता है। इसको उत्तर मध्यकाल की मैं बात कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैं क्या किसकी बात कर रही हूँ? उत्तर मध्यकाल की बात कर रही हूँ। अपभ्रंश शैली में मत पहुंच जाइएगा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देख लेते हैं अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ। इसमें देखिए क्या है? ताड़पत्रीय ग्रंथ और कागज वाले ग्रंथ। देखिए आप लोग ना नोट डाउन करते रहा कीजिए। जो चीज़ें अलग से बताती हूँ तो उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप लोग उसका रिवीजन कर सकें और चीज़ों को याद रख सकें। मैंने बताया अपभ्रंश शैली के 2 तरीके से पोथियां मिल जाती हैं, यानी अपभ्रंश शैली में 2 तरीके से पोथियां मिल जाती हैं। एक तो ताड़पत्र पर, क्या पहला जो है वो आपका ताड़पत्र पर, और जो आपका दूसरा है वो कागज पर मिल जाता है। देखिए, जो 2 तरीके की पोथियां चित्र आपको देखने को मिल जाती हैं, जब तक क्या नहीं हुआ था? जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। किसका? जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो यहाँ का
लेखन कार्य, क्या यहाँ का लेखन कार्य और चित्रण, यानी लेखन कार्य प्लस चित्रण कार्य ठीक है कि इस पर होता था। यानी जो जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ तो यहाँ पर जो कार्य होता था यानी लेखन का या चित्रण का, तो किस पर होता था, तो पोथियों पर होता था। किस पर होता था, तो पोथियों पर होता था। मतलब कौन सी पोथी, यानी ताड़पत्र पर ही काम होता था। कौन सी पोथी, यानी ताड़पत्र। ताड़पत्र। देखिए, ताड़पत्र पर चित्रकारी करने से पहले क्या किया जाता था, इनको तैयार किया जाता था। क्या किया जाता था, इनको तैयार किया जाता था। अब देखिए, तैयार करने के लिए क्या क्या किया जाता था, यानी कि इसको चित्रकारी या लिखने के लिए इसमें फिनिशिंग लाई जाती थी। काफ़ी चीज़ें, मतलब यानी काफ़ी चीज़ें की जाती थी, जैसे फ्रेम लगाया जाता था, इससे ये लंबे समय तक बनी रहे, यानी बरकरार रहे। कहने का सेंस ये है कि जब तक भारत में कागज का आविष्कार नहीं हुआ, किसका, कागज का आविष्कार नहीं हुआ। देखिए, जब तक आविष्कार नहीं हुआ था तो लिखने वाला जो कार्य था वो किस पर होता था, तो वो ताड़पत्रों पर होता था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको। इसमें देखिए, लेखन भी होता था और बाद में चित्रकारी भी होती थी। क्या क्या होता था, देखिए इसमें लेखन भी होता था, यानी लिखने का कार्य भी होता था, और इस पे चित्रकारी भी होती थी। चित्रकारी भी होती थी। इसी तरह हम लोग देखेंगे अपभ्रंश शैली में चित्रों को या पोथी चित्रों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों में, दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो ताड़पत्रीय, देखिए इसमें कौन कौन सा आता है, एक तो पहला जो है वो आपका ताड़पत्रीय, और जो आपका दूसरा है वो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा कागज। वो आपका, ये आपका दूसरा है कागज वाले ग्रंथ। देखिए, इनकी दोनों की विशेषता भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कि भले ही वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि डिटेल में बता रहे हैं तो वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। आज ही इस सारी चीज़ों को देख लेते हैं, सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यानी आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देख लेते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है, देखिए इन दोनों के अतिरिक्त कपड़े पर, किस पर, कपड़े पर, पटरे पर, हाथी दांत तथा लिपटवा स्क्रोल पर भी चित्रण कार्य हुआ। इन दोनों के अतिरिक्त ताड़पत्रों पर तो हुआ ही हुआ, यानी जो वर्क हुआ यानी कार्य हुआ वो ताड़पत्रों पर तो हुआ ही हुआ। इसके अलावा किस किस पर हुआ, इसके अलावा कपड़े पर भी हुआ, पटरे पर भी काम हुआ, हाथी दांत पर भी काम हुआ, लिपटवा स्क्रोल, या इसको रोल बनाकर रखा जाता था, ठीक है ना। इस तरह से लिपटवा आ जाए या खर्रा आ जाए, इस तरह के वर्ड आपके अगर आ जाते हैं तो आपको किसको याद रखना है, तो आपको अपभ्रंश शैली को याद रखना है। किसको याद रखना है, अपभ्रंश शैली को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं जो हमारा ये पॉइंट है ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ। इसको देख लेते हैं। जो ताड़पत्रीय जो ग्रंथ, इसमें मैंने कहा
लेखन भी होता है और चित्रण भी। देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। देखिए भारत में कागज के आविष्कार से पहले ताड़पत्र पर ही लेखन व चित्रण कार्य करके ग्रंथ तैयार किए जाते थे। जैसा कि अभी हम बता चुके हैं आपको कि जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो लिखने का या चित्रण का जो कार्य था वो किस पर होता था, तो वो आपका ताड़पत्र पर ही होता था। स्टार्टिंग में लेखन और चित्रण के लिए एक ही इंसान होता था। यानी देखिए पहले क्या होता था कि जो चित्रण का कार्य था और लेखन का कार्य था वो एक ही व्यक्ति के द्वारा कर लिया जाता था। यानी जब ग्रंथ तैयार किए जाते थे तो लेखन और चित्रण के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा सारा वर्क करा लिया जाता था। लेकिन बाद में जब टाइम थोड़ा सा बीता, काबिलियत बढ़ी, तो क्या होता है, तो दक्षता तो आ ही जाती है। देखिए जब दक्षता आती है तो उसमें ये होता है कि फिनिशिंग लानी है और थोड़ा अच्छे से वर्क करना है। तो इसमें क्या हुआ, फिर लेखन कार्य अलग व्यक्ति करता और चित्रण कार्य अलग व्यक्ति करता। इसका भी देखिए इसका भी एक रीज़न होता है कि देखिए कोई ये होता है कि कोई लेखन में अच्छा होता है तो चित्रण में नहीं अच्छा होता है, और अगर कोई चित्रण में अच्छा है तो वो लेखन में अच्छा नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति में सारी काबिलियत हो, है ना। तो देखिए प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो कोई भी बुक हो जिसमें जो चित्र मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसमें लिखा उसी के चित्र हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेखन कार्य और चित्रण कार्य अलग अलग व्यक्तियों ने करना शुरू कर दिया। देखिए वो तो होना ही होना था, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है जिसका लेखन अच्छा उसका चित्रण अच्छा हो या जिसका चित्रण अच्छा उसका लेखन अच्छा हो। तो उसमें खूबसूरती लाने के लिए, तो उसमें फिनिशिंग लाने के लिए तो फिर से क्या हुआ, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा वर्क शुरू कर दिया गया कि जिसका लेखन अच्छा है तो वो लेखन करे और जिसका चित्रण अच्छा है वो चित्रण करे। देखिए क्या होता है, इस वजह से और इसमें फिनिशिंग लाने के लिए और इसको थोड़ा सा फाइन बनाने के लिए चित्रण और लेखन का अलग अलग लोगों ने प्रारंभ किया। इसको देखिए मैंने कई बार रिपीट किया है क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, इसीलिए हमने ये चीज़ें बार बार आपको बताई है कि जो लेखनकार और चित्रणकार था वो एक ही व्यक्ति द्वारा होता था। लेकिन जब उसमें फिनिशिंग और ये सोचा कि इसको और भी अच्छी चीज़ों से इसमें उभार लाया जाए और इसमें अच्छा सा वर्क किया जाए, तो क्या हुआ, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जिसमें जो व्यक्ति दक्षता रखता था तो उस तरह से उसमें उस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य कराया जाता था। देखिए बार बार देखिए मैंने बार बार एक चीज को रिपीट किया है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। 1060 ईस्वी वाला ग्रंथ औधर नियुक्ति आपका किस शैली का हो जाएगा, या अपभ्रंश शैली का। इसके अलावा निर्देशीय चरणीय सचित्र ग्रंथ है, यानी कि लिखे तो हैं ही साथ में चित्र भी बने हुए हैं। देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अपभ्रंश शैली है। जो अपभ्रंश शैली में ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ 1060 का औधर नियुक्ति है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है कि बने तो हैं, चित्र तो बने हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको कई कई बार चित्रित किया गया है, ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ है। नेक्स्ट बिंदु देख लेते हैं, यानी पॉइंट देख लेते हैं 1100 निशीय चूर्णी चित्रित ग्रंथ। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं, अन्य ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ। देखिए ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्रों की विशेषता में क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि पाल शैली में, किसमें, पाल शैली में, और पाल शैली में क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैं बार बार आपको एक चीज रिपीट करा रही हूं कि हम लोगों ने पाल शैली पढ़ी,
पाल शैली में क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्र मिल जाते हैं। देखिए महावीर चरित्र। फिर नंबर 3 पे क्या है, अंग सूत्र। और नंबर 4 पे क्या है, नेमिनाथ चरित्र। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो बार बार आते हैं एग्जाम में, उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और देखिए त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, और इसमें देखिए हैं 14वीं शती का कल्पसूत्र। देखिए जो आपका कल्पसूत्र है, प्रथम कागज का चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो आपका कल्पसूत्र ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, वो आपका कल्पसूत्र ग्रंथ है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कथा रत्न सागर और कालकाचार्य कथा, और इसमें क्या है, भगवती सूत्र। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्रों की विशेषता। देखिए इसमें जो ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्रों की विशेषता है वो देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे है जैन धर्म। इसका विषय है जैन धर्म। फिर देखिए क्या है, कंधे अत्यधिक चौड़े हैं। देखिए कंधे क्या है, अत्यधिक चौड़े हैं। कैसे हैं, अत्यधिक चौड़े हैं, अत्यधिक चौड़े हैं। और जो शोल्डर है यानी कंधे हैं वो चौड़े हैं। और जो पेट क्या है, जो पेट है वो पतला व कमजोर, यानी बहुत दुबला पतला कमजोर यानी मरियल सा बनाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आकृतियों में क्या है, आकृतियों में भीड़ भाड़ नहीं दिखाई गई है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्षितिज रेखा तथा वास्तु का अंकन नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, यानी क्षितिज रेखा तथा वास्तु का अंकन नहीं मिलता है। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं नीले स्वर्ण व रजत रंग। रजत रंग यानी चांदी वाले कलर, क्या यानी चांदी वाले कलर। कम यूज हुआ है, यानी कि ना के बराबर यूज हुआ है। किसमें, ताड़पत्रीय ग्रंथ में। किसमें, ताड़पत्रीय ग्रंथ में। देखिए फ्रेंड्स आगे भी हम देख लेते हैं क्या है। आगे हम देखते हैं कागज वाले चित्रित ग्रंथ। अभी ताड़पत्रों वाला कंप्लीट किया, वो सारा यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगर अभी भी कोई भी पॉइंट बच जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको लेकर आऊंगी, जिसमें आपको पाल शैली, अभ्रंश शैली और जैन शैली से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं वो सारे लेकर आऊंगी। देखिए पाल शैली का परमार यानी प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा इसको रिलेट करके पढ़ा रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पाल शैली आप लोग पढ़ चुके हैं। जबकि अभ्रंश शैली का कागज वाला ग्रंथ जो सचित्र हो यानी चित्र के साथ हो और प्रमाणित हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो कल्पसूत्र 1380 वाला हो जाएगा। कौन सा, कल्पसूत्र। यानी कल्पसूत्र से पहले क्या हुआ था, देखिए हम देख लेते हैं, ये पॉइंट आपका देख लेते हैं कि कुछ विद्वान 1156 की ध्वन्यालोक को कागज पर लिखी व चित्रित प्रथम पुस्तक मानते हैं, किंतु कागज की पूर्ण व्याख्या करने के पश्चात ध्वन्यालोक के कागज को पूर्ण रूप से कागज की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। देखिए इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ध्वन्यालोक भी कागज पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी, कागज पर लिखी गई थी। जो पुस्तक 1156 की है, लेकिन ये जिस कागज पर लिखी गई थी, किस पर लिखी गई थी, लेकिन जिस कागज पर लिखी गई थी, जो विद्वान है उन्होंने कागज की कोई डिफिनेशन
दी होगी कि कागज़ की कैटेगरी में किसको रखा जाए। यानी जो विद्वान थे उन्होंने उस कागज़ को ये कहा कि मतलब कागज़ के बारे में ये कहा कि इस कागज़ को किस कैटेगरी में रखा जाए। तो जब ध्वन्यालोक पुस्तक की पोथी को एनालिसिस किया गया, इसके कागज़ को एनालिस किया गया, तो इसके कागज़ को कागज़ की कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्या नहीं रखा गया? कागज़ की कैटेगरी में नहीं रखा गया। इस वजह से कल्पसूत्र को ही पहली प्रमाणित पुस्तक कहा गया। किसको? कल्पसूत्र को। कल्पसूत्र को पहली प्रमाणित पुस्तक कहा गया। कहा जाता है कागज़ पर इस तरह प्रमाणित पुस्तक कल्पसूत्र हो जाएगा, ना कि ध्वन्यालोक। ठीक है ना? तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपका घुमाकर पूछ सकता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, वेट कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।